धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से, देश के तमाम राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है और उनसे जवाब मांगा है कि जजों की सुरक्षा को लेकर के उनके पास क्या कुछ उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। हमारे साथ इस वक्त पटना से बात करने के लिए मौजूद हैं राम प्रवेश शर्मा जी, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। उत्तम आनंद की मौत के बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे देश भर में सवाल खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत हर एक राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और उनसे जवाब मांगा है कि जजों की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने क्या ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। जहाँ तक न्यायाधीशों के हत्या की घटनाओं की बात है, न्यायाधीश से जो विचारण न्यायालय में होते हैं, ट्रायल जज, उनकी कोई सुरक्षा न्याय कक्ष में भी नहीं होती है। न्याय कक्ष में अभियुक्त उनके सामने डॉक में खड़ा होता है और उसे वे निर्णय सुनाते हैं, मौत की सज़ा देते हैं, आजीवन कारावास देते हैं, जैसा अपराध होता है उसके अनुकूल सज़ा दी जाती है। लेकिन उस न्याय कक्ष में एक भी दरवाजे पर ऐसा संतरी नहीं होता है जो संतरी अगर कोई अप्रिय वारदात होने लगे तो उस अप्रिय वारदात से न्यायाधीश को बचा सके। राज्य सरकार, चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस समय ऐसी मांग किया है राज्य सरकारों से कि सुरक्षा के संदर्भ में आपकी क्या सोच है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें बराबर हुआ करती है। और एक जो पूर्व में भी एक न्यायाधीश की हत्या का मामला आज तक चर्चा में कभी कभी आते रहता है, जिसमें देश के वर्तमान माननीय गृह मंत्री पर भी आक्षेप लगा था, अमित शाह जी पर, लेकिन अभी तक उसकी गुत्थी भी नहीं सुलझी। और उत्तम आनंद की भी जो घटना हुई है, अभी सीबीआई के लिए कहा गया सीबीआई जांच करेगी, लेकिन सीबीआई जांच करने के बाद भी मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी जिसमें आए दिन कोई दूसरे न्यायाधीश काफ़ी साहस के साथ दबंग अपराधियों के मुकदमा को देखना चाहें। इसका दुष्परिणाम होगा कि न्यायाधीशों में भी यह भावना होगी कि जो दबंग अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनके केस का ट्रायल न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि आपने एक लंबा समय व्यतीत किया है बतौर जज। जब आप फैसला सुनाते हैं, खास करके जब हैंग टू डेथ जैसे फैसले जब सुनाए जाते हैं, तो उसमें आप लोगों के भी मन में भय होता होगा? नहीं, मैं तो पटना में भी अपर जिला न्यायाधीश प्रथम था और 2006 जैसा मुझे 2007 जैसा मुझे स्मरण है, एक 11 वर्ष के बच्चे का आदर्श नगर उसका आवास था फुलवारी शरीफ एयरपोर्ट के बगल में। उस बच्चे का अपहरण करने के बाद उसे काफ़ी जघन्य तरीके से उसको गला दबाया गया था साइकिल के टायर से और उसके पूरे शरीर को जिस्म के साथ खिलवाड़ किया गया था, सिगरेट से जलाया गया था, नंगे उसे फेंक दिया गया था एयरपोर्ट के बगल में। उस आपराधिक बाद में मैंने पूरा ट्रायल किया था, जितनी भी उसमें साक्ष्य था सारा साक्ष्य मैंने स्वयं अंकित किया था। और अभियुक्त उसमें इतने शरारती तत्व लोग थे कि चूँकि मैंने यह महसूस किया था कि इतने निर्दयी लोग, जिन लोगों को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई और इस तरह से निर्ममता के साथ गर्दन दबा करके उसके जिस्म को जलाने का काम किया, ये लोग इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। और मैंने उसमें 6 अभियुक्तों को मौत की सज़ा दिया था। जिस दिन मौत की सज़ा देकर मैं आया था अपने आवास छज्जू बाग में, तो मेरे एक शुभचिंतक ने दूरभाष से मुझे कहा था कि श्रीमान, जो लोगों को आपने मौत की सज़ा दिया है वह टेलीविज़न के सामने कह रहा है, एक उसमें सन्नी नाम था एक युवक का जो दोषित करार किया गया था और मौत की सज़ा पाया था, कह रहा है कि मैं जब जेल से निकलूँगा तो जिस न्यायाधीश ने मुझे मौत की सज़ा दिया है उसके बाले बच्चे को तरस दूंगा। कहा कि सर थोड़ा होशियार रहिएगा। हम कि कोई होशियार रहने की ज़रूरत नहीं है। जब न्याय की कुर्सी पर मैं बैठता हूँ तो मेरी अगर कोई हत्या ही कर देगा, बहुतों की हत्या हो रही है, बहुत निर्दोष की हत्या हो रही है,
तो एक अगर मेरी भी हत्या हो जाएगी तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह दायित्व सरकार का है और मैं उससे कुछ थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। कभी भी मुझे सच पूछिए तो मुझे भय नहीं लगा। गया में भी मैंने 3 को मौत की सज़ा दिया था, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूँ। पूरे जीवन में कभी किसी व्यक्ति ने जिसको मैंने मौत की सज़ा दिया या आज अच्छे अच्छे दबंग को दिया, लेकिन किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उसका परिवार भी मिलता था तो आज तक तो दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन सर एक बड़ा सवाल, लेकिन यह तो मैं कहा अपने संबंध में हर एक व्यक्ति का अपनी अलग अलग विचारधारा होता है। क्योंकि मैं एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति शुरू किया हुआ था, न्यायिक सेवा में आने के पहले मैं एक कॉमरेड था, इसलिए मेरे मन में कोई भय नहीं था और मैं आज भी भय से ग्रस्त नहीं हूँ। यह धरती आज न कल अलविदा करना है, इसलिए आदमी न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है, कोई भी न्यायाधीश हो, अपेक्षा की जाती है कि आप अपने संबंध में भयभीत नहीं हो। जो भी उचित है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सब में आप दोषी करार करें, मौत की सजा दें। हो सकता है कितने को निर्दोष भी मुकदमा में फंसाया जाता है, उन लोगों को रिहा करने की ज़रूरत है। लेकिन आवश्यकता है निर्भीक होकर के, निष्पक्षता के साथ, समानता के साथ, सांप्रदायिक भावनाओं से रहित होकर, जातीय भावनाओं से रहित होकर इंसाफ अगर करेंगे तो सही मामले में आप इंसाफ लायक न्यायाधीश हैं। सर डेमोक्रेसी में जो चुनी हुई सरकार होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी कि विधायिका का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कभी कभी विधायिका और न्यायपालिका में आपको भी ये लगा होगा कि टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई होगी। कैसा उस समय लगता होगा या फिर कैसा असेसमेंट होगा उस समय आपका? देखिए, न्यायाधीशों में तो जो भी न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वे प्रारंभ में विधिवेत्ता होते हैं। उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी में प्रथम बार उन लोगों का चयन होता है, कुछ का वरीय न्यायिक सेवा में चयन होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है विधायिका की, तो हम लोगों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस बना लिया, लेकिन जनता भी आपको बताते हैं कि जो चयन करती है उस समय नहीं सोचती है कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन करूं जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी हो, विधि सम्मत, जिस व्यक्ति में विधानसभा में परिचर्चा में शामिल होने की क्षमता हो। दुर्भाग्यवश हम लोग जो चयन करते हैं केवल जाति आधार पर करते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कि जितने चयनित माननीय होते हैं जनप्रतिनिधि, उनमें अपराधियों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जो न्याय कोई भी परिचर्चा में शामिल होने की दक्षता नहीं रखते हैं, ज़्यादा होती है। और वे लोग चाहते हैं कि न्यायाधीश भी हमारे अनुसार करे, न्यायाधीशों के यहाँ ही पैरवी करना चाहते हैं। वजह है कि मतलब आपको लगता है कि सरकार के प्रभाव में रहते हैं ये लोग? इसमें बहुत रहते हैं, इसलिए कि सवाल उठता है कि वे लोग भयभीत रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। जो भी अंगरक्षक है महीने में 1 सप्ताह गायब रहता है। दूसरा कोई अंगरक्षक नहीं दिया जाता है न्यायाधीश को। न्यायाधीश को अगर कहीं टहलने जाना है, किसी काम से बाजार, स्वाभाविक बात है कि न्यायाधीश को भी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार जाना होगा, तो उस समय अकेले जाता है। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए न्याय व्यवस्था को या फिर न्यायपालिका को, वो नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता है। जितनी अपेक्षाएं हैं न्यायाधीशों को केवल कहने के लिए भले सरकार के मुखिया कहा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि न्यायाधीश काफ़ी असुरक्षित रहता है। सो फार सिविल कोर्ट इज कंसर्न, माननीय उच्च न्यायालय में मैं मानता हूं कि न्यायाधीशों की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई भी न्याय कक्ष में नहीं जा सकता है। बहुत पूर्व में एक घटना आपको स्मरण हो सकता है, नहीं होगा। एक समय था जिस समय PS सहाय माननीय न्यायमूर्ति थे, प्रेम शंकर सहाय। उस समय रोपे पेड़ बबूल का एक कविता था या कहानी संग्रह था जिसने लिखा था, और उसके कारण से एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय का था, जिस व्यक्ति ने आकर के PS सहाय पर भी गोली चलाया था। सर अक्सर ये चर्चा, आम लोगों में भी रहती है और खास लोगों में भी रहती है, और मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक के भीतर भी एक उत्सुकता रहती है कि विधायिका न्यायपालिका पर भारी है या फिर न्यायपालिका विधायिका पर भारी है। देखिए,
कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है जिसमें न्यायपालिका भी भारी होता है, और किस इसलिए कि दोनों को जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से अपेक्षा की जाती है कि न्यायपालिका की भी सीमा है और विधायिका की भी सीमा है, दोनों अपनी अपनी सीमा में रहें। लेकिन कभी कभी सीमा का उल्लंघन हो जाता है। तो यह सब जो घटनाएं हैं न्यायपालिका को कमजोर करने का तरीका। न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधायिका के इन प्रलोभनों में नहीं आए। चलिए, हमारे साथ शर्मा साहब थे। शर्मा साहब जिला से लेकर के पटना हाई कोर्ट तक जज रहे, और इन्होंने जो अपना पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं जो अनुभव शेयर किया, उसके बाद ये कहना कहीं से भी गैर मुनासिब नहीं होगा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका को वाकई में जो स्थान आज़ादी के 75 साल बाद में मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जज की हत्या होती रहती है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही।